हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। बट ये माहौल अभी का तो बहुत ही ज्यादा आपके लिए क्या है, गर्मिया गर्मी वाला माहौल है। क्यों? क्योंकि आपका अकाउंट्स का एग्जाम आ चुका है। अब आपको बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है। पता है मुझे, बहुत सारे बच्चे बहुत ज्यादा परेशान है इस टाइम पे। क्यों? बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है। मैम पढ़ाई नहीं हो पा रही है, कैसे पढ़ाई करूं, कुछ भी नहीं पढ़ा अब तक, अब कैसे होगा, अब तो सिर्फ एक ही दिन बचा हुआ है, हम कैसे कवर करेंगे। तो बच्चे देखो, अभी भी आपके पास इतना टाइम है कि आप एक अच्छे मार्क्स से पास हो सकते हो। तो प्लीज अभी बहुत डीमोटिवेट होने का या फिर बहुत ज्यादा परेशान होने का कोई मतलब नहीं है। आपके पास इतना टाइम है, बाकी एग्जाम्स आपके हो चुके हैं, जो होना था हो गया है। अब आपके सिर्फ लास्ट एग्जाम बचा है, वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट और मोस्ट डेंजरस कह लो। क्योंकि सब बच्चों को डर लगती है अकाउंटेंसी से बहुत ज्यादा, और बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि मैम कैसे होगा, बस किसी तरह से ही निकल जाए। तो इसको कंप्लीट करने के लिए आपको करना क्या है कि अभी जो 2 दिन का समय बचा है, दिमाग को शांत रखो, थोड़ा सा मतलब अपने आप को कूल डाउन करो, ज्यादा परेशान नहीं हो। अब टाइम परेशान होने का तो बिल्कुल भी नहीं है। जितना सीरियस होना था एक टाइम के बाद, आप जितने बच्चे सीरियस हो गया, नहीं हुए तो अब जो समय है, अब कुछ चीजें हैं जो आप कवर कर सकते हो, जिसको कवर करके अभी भी आपके पास इतना टाइम बचा है। क्योंकि अकाउंटेंसी में आपके ना कुछ टॉपिक्स ऐसे भी हैं जो बहुत आपके इजीएस्ट माने जाते हैं, और हाँ वो टॉपिक ऐसे हैं कि आप उसको एक दिन में भी कवर कर लोगे तो आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। आपको पता है आपकी अकाउंटेंसी जो है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए में भी 2 चीजें आ जाती है, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। पार्टनरशिप मैंने पूरा ओवरऑल कंप्लीट करा दिया है। जितने भी बच्चों ने प्रिपरेशन कर रखी है वो बहुत ही अच्छे से जानते हैं कि सारी चीजें कवर हो चुकी है। अब कुछ भी ऐसी चीज बची नहीं है जो कंप्लीट नहीं हो, सिर्फ और सिर्फ पार्ट बी का रिविजन। तो वो पार्ट बी का जो रिविजन है वो हम कल अपना पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। 25 तारीख को आपका पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। पार्ट ए का पार्टनरशिप मैंने ओवरऑल छोटे छोटे इंपॉर्टेंट वीडियोस और आपके लाइव क्लासेस में पूरी तरह कवर किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और जितने आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, जो आपके गेनिंग और स्कोरिंग है, जिनको पढ़ के आपको पक्का पता हो जाएगा कि हाँ ये टॉपिक तो आना है, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इस बीच मैंने सारी क्लासेस लेके कवर कर रखी है, चाहे वो शॉर्ट टॉपिक्स हो, आपके छोटी छोटी एग्जाम काउंटडाउन के सीरीज वाले टॉपिक्स हो, या फिर आपके बड़े क्वेश्चंस, वो मैंने सब लाइव क्लास में कंप्लीट करा है। अब बात आती है कि शेयर्स और डिबेंचर की। मैंने शेयर और डिबेंचर की क्लास ली थी लाइव, बट हाँ उसमें हमने पूरी तरह से कंप्लीट नहीं किया था, बिकॉज कुछ इशू हो गया था, तो क्लास पूरी तरह फिनिश नहीं हो पाई थी। तो वो जो आपका बचा हुआ कंटेंट था, मैंने आपको बोला था कि वो हम पूरी तरह से कवर करेंगे। तो आज की क्लास में हमारा जो 24 मार्क्स, आपको पता है पार्टनरशिप से आपको 36 मार्क्स मिल जाते हैं। तो आपने ये 36 मार्क्स की पूरी तैयारी कर ली है और पार्टनरशिप कवर कर लिया है। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके खत्म हो गए हैं पार्टनरशिप के। अब बारी है आपके शेयर्स डिबेंचर, जो वॉल्यूम 2 है, जिसमें कि आपको 24 मार्क्स मिलते हैं। आपको पता है, अब देखो जरूरी नहीं कि आपके 24 मार्क्स पूरे के पूरे आपको मिल जाएं, बट हाँ ये जो 20 मार्क्स है ना वो कहीं नहीं गए हैं, ये मैं श्योरली बता रही हूँ। अगर आज आपने आज की क्लास पूरी कवर कर ली, डेफिनेटली अच्छे से पढ़ लिया आज की क्लास को, तो फिर आपको ये 20 मार्क्स तो आपके शेयर डिबेंचर से लेने से कोई नहीं रोक सकता। क्यों? क्योंकि देखो इसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं, जैसे आप बात करते हो प्रोराटा अलॉटमेंट, तो वो बड़े क्वेश्चन है। मुझे पता है अगर जो बच्चा अभी तक नहीं पढ़ा होगा, या फिर जिस बच्चे ने शेयर डिबेंचर अभी तक नहीं समझा है, उसको अब जाकर के इस पॉइंट पे प्रोराटा अलॉटमेंट तो नहीं समझ आने वाला। तो बच्चे वो स्किप करते हैं, वो टॉपिक्स पढ़ते हैं जो सिर्फ एक दिन में हम अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर सके और उससे हम अपने मार्क्सों को बटोर सके। यही कह रहे हो ना? तो इसको आपको कैसे कवर करना है, ओके? तो अभी हम शेयर डिबेंचर में वो सारे टॉपिक कवर करेंगे जो ऐसे टॉपिक हैं जिनको आप इजीली अंडरस्टैंड करके फटाफट से पढ़ के एक दिन में अच्छे अच्छे मार्क्स ले सकते हो अपने एग्जाम में, ओके? तो इस 24 मार्क्स से सब बच्चों को आज पूरा श्योर करना है कि मैम मुझे 20 तो मिलने ही मिलने हैं। ठीक है, तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो देखो थ्योरी पूरी कंप्लीट की थी मैंने जारा प्लेलिस्ट में। जिसको थ्योरी में प्रॉब्लम होगा कि मैम स्टार्टिंग से शेयर्स क्यों नहीं बता रही हैं, तो मैंने पूरी थ्योरी उसमें स्टार्टिंग से बता रखी है। और उस क्लास में भी मैंने ये बोला था कि जितना भी इसका एंट्रीज है, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट है, क्योंकि ये दोनों ही चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी एंट्रीज और साथ साथ में आपका एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। फॉर्मेट भी बना दोगे ना तो नंबर मिल जाएंगे। पूरी एंट्री नहीं आ रही है तो 2 एंट्री भी पास कर दी, जितनी समझ में आई उतनी पास कर दी तो भी नंबर मिल जाएंगे। तो आपको थोड़े थोड़े नंबर्स, अब आपके पास वही टाइम है कि थोड़े थोड़े नंबर्स को क्या करना है, बटोरना है और अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं। बहुत ज्यादा ना सही, बट 40 to 50 एक ऐसा मार्क्स, एवरेज मार्क्स आपका पास होना चाहिए, जिससे कि आपका रिजल्ट जो है वो थोड़ा दिखाने लायक रहे। बाकी सब्जेक्ट्स हो चुके हैं क्लियर। तो देखो एंट्रीज, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है जब शेयर्स हम इशू करते हैं तो उसकी हमारी
यहाँ पे जब भी किसी भी कंपनी ने शेयर्स इशू किए तो उसको जो मनी रिसीव होता है वो किसमें होता है, इंस्टॉलमेंट में होता है ना। पहले कुछ मनी उसको एप्लीकेशन पे रिसीव होते हैं, फिर अलॉटमेंट पे, फर्स्ट कॉल पे, फाइनल कॉल पे। ठीक, तो उसकी बेसिक एंट्रीज हमने पढ़ी थी, क्या हो जाएंगी, फटाफट से एंट्रीज लिखते हैं। पहले तो देखो एप्लीकेशन के टाइम पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम रिसीव की एंट्री करते हैं, ठीक है। तो एप्लीकेशन में हमारी पहले रिसीव की एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। ये क्या हो गई, ये हो गई हमारी एप्लीकेशन की रिसीव की एंट्री। फिर दूसरी क्या हो जाएगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। देखो ये तो हो गई आपकी एप्लीकेशन की एंट्री। अब आते हैं हम अलॉटमेंट पे। तो अलॉटमेंट पे क्या एंट्री हो जाएगी, एक मिनट, ये मैंने इसको इसके कॉलम में क्यों लिख दिया, देखो यहाँ पर ये तो हो गई आपकी एप्लीकेशन की। अब बात करते हैं अलॉटमेंट की। तो अलॉटमेंट पे जब हम आते हैं तो अलॉटमेंट पे हमारी क्या एंट्री हो जाएगी, सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन पे आपका पैसा पहले रिसीव होता है। क्यों, क्योंकि आप एप्लीकेशन जब भी आप अपने शेयर्स इशू करते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एप्लीकेशन पे पहले ही पैसा रिसीव हो जाता है। फिर जब अलॉटमेंट में करते हैं तो पहले हम ड्यू की एंट्री करते हैं, उसके बाद हम रिसीव की एंट्री करते हैं, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पर ड्यू की एंट्री करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। फिर यहां पर क्या हो जाएगा, रिसीव की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बच्चे याद रखना, जब भी आप लोग जब आपके क्वेश्चन में कभी लमसम में पेमेंट हुई हो तो उस टाइम पे हम क्या एंट्री पास करते हैं। तो हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं शेयर्स के, तो उस टाइम पे आपको पता होगा आपकी इकलौती एक एंट्री होती है लमसम, मतलब पूरा पैसा जब एक साथ मिल जाता है, ठीक है, एट अ वन टाइम पेमेंट होती है शेयर्स की, तब उस टाइम पे हमारी एंट्री जो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के साथ में करते हैं उसे हम लमसम वाली एंट्री बोलते हैं ना, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट की एंट्री, क्योंकि सारा का सारा पैसा जो होता है वो एप्लीकेशन टाइम पे क्या होता है, मिल जाता है, ठीक है। फर्स्ट कॉल की एंट्री की बात करें तो फर्स्ट कॉल की एंट्री हमारी क्या हो जाएगी, देखो फर्स्ट कॉल की, अब यही सेम एंट्री जो अलॉटमेंट पे हुई है वही फर्स्ट कॉल पे भी होगी, सेकंड फाइनल कॉल पे भी होगी। सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन की ही एंट्री जो होती है उसमें फर्स्ट आपकी रिसीव की एंट्री होती है, फिर आपकी ड्यू की एंट्री होती है। बाकी अलॉटमेंट पे यहाँ पर भी फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी ड्यू की एंट्री हो जाएगी, उसके बाद रिसीव की एंट्री, कॉल पे भी और फाइनल कॉल पे भी, ठीक है। तो यहाँ पे सारी एंट्री, सारी बेसिक एंट्रीज मैं लिख दे रही हूँ। देखो बच्चे याद रखना, एग्जाम में आपको अगर एंट्रीज क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है तो आपका क्वेश्चन का जो भी पार्ट समझ में आ रहा हो बस उसकी एंट्री पास कर देना, अमाउंट जो भी समझ आ रहा है लिख देना, क्योंकि आपको पूरे मार्क्स ना मिले बट हाँ कुछ मार्क्स तो मिल जाएंगे ना से तो बेहतर है थोड़े मार्क्स ही मिले, मगर मिले तो पूरा छोड़ करके मत आना कि मैं मान ही रहा था तो मैंने छोड़ दिया, बिल्कुल भी ऐसी गलती मत करना। जो मार्क्स मिलने वाले हैं वो भी कट जाएंगे, ओके। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, ये सारी एंट्रीज जो मैं बता रही हूँ ना, ये सारी बेसिक एंट्रीज है जो आपके शेयर की कोई भी क्वेश्चन पूछेगा अगर उसमें बोला गया एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल तो ये एंट्री तो होनी ही होनी है। अब साथ साथ में जितने भी आपके एडिशनल टॉपिक है, कॉल इन एरियर, कॉल इन एडवांस, सब अभी मैं कवर करूंगी, ठीक है। तो हर एक टॉपिक की एंट्रीज याद रखना दिमाग में, किस की एंट्री किस तरह से सॉल्व करनी है, उसके अमाउंट कैसे निकालने हैं, वो सारी चीजें अगर पता होगी तो आप ये जो 3 मार्क्स 4 मार्क्स से क्वेश्चन पूछते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ पार्ट में होते ना, देखा होगा पीवाईक्यू सॉल्व किया होगा, मॉक सॉल्व किया होगा, तो मैंने अभी जो हमारा मॉडल पेपर का क्लास है उसमें भी कराया था, आपके पार्ट में क्वेश्चन पूछते हैं, 4 फीचर का हो या फिर आपके बेसिक एंट्रीज का ही, ए रहेगा, बी रहेगा और 3-3 मार्क्स डिवाइडेड रहेंगे, ठीक है। तो उस टाइम में भी हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक स्टेप की एंट्री पास करनी है, ज्यादा लंबा क्वेश्चन नहीं होता है, बस आपको पता होना चाहिए इसको टैकल कैसे करना है। शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, देन रिसीव की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल,
क्लियर? तो ये तो हो गई आपकी सारी बेसिक एंट्री। तो जिसको भी कोई भी इशू हो प्लीज बच्चे ये एंट्रीज अच्छे से याद रखना, इसमें आपको गलती नहीं करनी है। ये एंट्री आपको बेसिकली पता होनी चाहिए कि जब भी शेयर का क्वेश्चन आएगा ये बेसिक एंट्रीज हमें सॉल्व करनी है। इसके साथ जो भी एडिशनल चीजें हैं वो सारी चीजें मैं कवर करते जाऊंगी, ठीक है? तो ये तो हो गई आपकी बेसिक एंट्री। अब आते हैं नेक्स्ट। अब देखो यहाँ पर कंडीशंस, ये तो आपकी एंट्रीज है, बट आपको यहाँ पे ये पता है ना कि शेयर जब भी इशू होता है वो आपका या तो पार पे होता है, प्रीमियम पे होता है, डिस्काउंट पे होता है ना। तो यहाँ पर हमने 3 कंडीशंस पढ़ रखे हैं। शेयर आपके 3 कंडीशंस में इशू होते हैं। शेयर इशूड एट पार, एट प्रीमियम, ठीक है, और एट डिस्काउंट। देखो अब इशूड एट पार का क्या मतलब है? यहाँ पर जब भी शेयर्स आपके पार पे इशू होते हैं तो उसका क्या मतलब है, और प्रीमियम पे इशू होते हैं तो देखो जब भी पार पे हो रहा है तो दैट मींस जो शेयर की इशूड वैल्यू है वो उसकी फेस वैल्यू के इक्वल है। क्वेश्चन में आपके दिए होते हैं ना, एक सेकेंड, जब भी जैसा क्वेश्चन में दिया है शेयर की वैल्यू, शेयर इशूड एट 10 ईच दिया होता है ना, ऐसे जो शेयर की इशूड वैल्यू है वो आपकी फेस वैल्यू के बराबर हो। फेस वैल्यू भी आपकी 10 है, इशूड वैल्यू भी 10 है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये शेयर जो इशू हुआ है वो किस पे हुआ है, पार पे हुआ है। प्रीमियम पे कब होगा, जब यहाँ पर शेयर की जो इशूड वैल्यू है वो आपकी 12 है, बट जो ये फेस वैल्यू है वो कितनी है, 10। तो ये जो +2 मिला है, ये +2 क्या है, ये आपका प्रीमियम अमाउंट है। क्या है बच्चे, ये प्रीमियम अमाउंट है। और बहुत सारी कंपनीज आपकी जो शेयर्स होती हैं वो प्रीमियम पर इशू करती हैं, ठीक है। तो ये जो आपका एक्स्ट्रा 2 रुपीज मिला हुआ है ये आपका क्या कहलाता है, ये कहलाता है बच्चे प्रीमियम, ठीक है। और ये आपकी इशूड वैल्यू हो जाएगी, शेयर की इशूड वैल्यू। शेयर कितने पे इशू हुआ है, शेयर इशू हुआ है आपका 12 ईच पे, @12 ईच ऐसे लिखा होता है ना क्वेश्चन में, ठीक। यहाँ पर ऐसे 10 लिखा होगा तो वो पार पे हो गया, ये आपकी क्या हो गई, प्रीमियम पे। अब सिमिलरली यहाँ पे डिस्काउंट की बात करें तो डिस्काउंट में आपका फेस वैल्यू क्या दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, बट ये जो शेयर इशू हुआ है वो कितने पे हुआ है, वो इशू हुआ है आपका 8 पे। तो ये जो 8 है यानी यहाँ पे 2 रुपए जो कम हो गए हैं, ये -2 हो गया है, ये -2 आपका क्या हो जाता है, डिस्काउंट। मतलब जब भी आपका जो शेयर है वो अपनी फेस वैल्यू से कम पे इशू हो रहा है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग डिस्काउंट बोलते हैं। क्लियर है बच्चे? आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही है, छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट है, अगर ये पता होंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, ओके। तो ये तो हो गया आपकी कंडीशंस। अब आपने पढ़ा कि यहाँ पे एंट्रीज ऑन शेयर्स के इशू, ये बेसिक एंट्रीज हो गई। अब देखो जब भी सिक्योरिटी प्रीमियम शेयर्स आपके प्रीमियम पे इशू होते हैं तो उस टाइम पे ये जो प्रीमियम की एंट्री होती है वो एक एक्स्ट्रा होती है। तो वो प्रीमियम की एंट्री कहां पर करोगे, प्रीमियम है, पैसे क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं ना, कंपनी को पैसे मिल रहे हैं क्योंकि उसने शेयर जो है वो एक्स्ट्रा अमाउंट, ये जो 2 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे हैं उसको हम क्रेडिट करेंगे एंट्री में। तो यहाँ पर वो एंट्री आपकी कहां पर क्रेडिट हो जाएगी, नॉर्मली वो एंट्री हमारी कहां क्रेडिट हो जाती है, अलॉटमेंट पे, ठीक है, कहां पर। और अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि वो आपका सिक्योरिटी प्रीमियम जो भी मिल रहा है वो अगर अलॉटमेंट पे मिल रहा है, आपका क्वेश्चन में मेंशन रहेगा अलॉटमेंट पे प्रीमियम मिल रहा है तो अलॉटमेंट पे एंट्री पास कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। यहाँ पे रिसीव की एंट्री में जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, साथ में यहाँ पे आ जाएगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ठीक है। तो ये जो एक्स्ट्रा एंट्री हमने पास की ये किसके लिए कर दी, ये हमारी एंट्री हो जाती है बच्चे सिक्योरिटी प्रीमियम की। अगर यही एंट्री आपकी अगर फर्स्ट कॉल में दिया हुआ है कि सिक्योरिटी प्रीमियम आपको फर्स्ट कॉल में मिल रहा है या फिर फाइनल कॉल में मिल रहा है तो वही सेम एंट्री हम यहाँ पर भी कर सकते हैं और यहाँ पर भी कर सकते हैं। क्लियर है बच्चे? तो ये आप एडिशनल चीजें जानते जाओ कि कहाँ कहाँ पर वो एंट्री करनी है। तो जब भी सिक्योरिटी प्रीमियम भी एंट्री होगी तो सिक्योरिटी प्रीमियम पे यहाँ पर हमारी एंट्री पास कर दी जाएगी, ठीक है। एडिशनल अमाउंट है तो वो क्रेडिट हो जाएगा। और डिस्काउंट है तो डिस्काउंट का क्या करेंगे, डिस्काउंट में डेबिट होगा क्योंकि यहाँ पर पैसे कम मिल रहे हैं तो वो जो अमाउंट है वो आपका लॉस ऑन इशू के नाम से क्या हो जाता है, डेबिट हो जाता है। क्लियर है बच्चे? और कहां पर डेबिट होगा, वही सेम चीज है यहाँ पर आपका, जहां पर जैसे आपने टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व क्रेडिट किया है यहाँ पर आप लॉस ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट, ठीक है, ये डेबिट हो जाएगा। और ये आपका डिस्काउंट को क्या करता है,
सिग्निफाई करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका अमाउंट जो है वो कम मिल रहा है। क्लियर है ना इतना चीजें? अब आते हैं आगे कॉल इन एरियर। कॉल इन एरियर अकाउंट क्या होता है बच्चे? कॉल इन एरियर का मतलब होता है जब भी आपको जो पैसे मिलने वाले थे, मतलब जब भी आपने शेयर्स इशू किए, कंपनी ने शेयर इशू किए, तो कुछ पैसे उसको एप्लीकेशन पे ही रिसीव हो गए, ठीक है, और कुछ पैसे उसको अलॉटमेंट पे मिलने वाले हैं, और कुछ पैसे उसको फर्स्ट कॉल पे मिले, और कुछ आपके फाइनल एंड सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे, फाइनली लिख लो, ठीक है, फाइनल कॉल पे। तो यहाँ पर एप्लीकेशन के एक शेयर होल्डर है जिसने 100 शेयर्स होल्ड किए हुए हैं, अ शेयर होल्डर विच होल्ड 100 शेयर, उसने एप्लीकेशन के मनी दिए, अलॉटमेंट के दिए, बट उसने फर्स्ट कॉल के मनी जो है वो नहीं दिए। तो ये जो हो जाएगा, ये पैसे जो हमें नहीं रिसीव हुए उसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहते हैं बच्चे कॉल्स इन एरियर। क्लियर है बच्चे? ये हमारा क्या कहलाता है? कॉल्स इन एरियर। अब यहीं पे समझ लो कॉल इन एरियर हो गया क्या? जब आपको पैसे नहीं मिले। अब यहाँ पर एट द सेम टाइम यहाँ पे ये 100 शेयर होल्ड था, मतलब अ शेयर होल्डर होल्ड 100 शेयर, मतलब यहाँ पे 100 शेयर जिसने होल्ड किया उसने यहाँ पर अमाउंट में पेमेंट नहीं की फर्स्ट कॉल पे। बट एट द सेम टाइम हम बात करें तो एक शेयर होल्डर जिसने 200 शेयर्स क्या किए हैं? होल्ड किए हुए हैं, उसने आपके फाइनल कॉल के जो मनी है वो फर्स्ट कॉल के साथ पे ही दे दिया, मतलब उसने सारे पैसे जो है वो फर्स्ट कॉल पे ही दे दिए। जो पैसे उसको फाइनल कॉल पे देने थे वो पैसे उसने फर्स्ट कॉल पे ही दे दिए। तो यहाँ पर वो क्या हो जाएगा? वो हो जाता है बच्चे कॉल इन एडवांस। कॉल इन एडवांस। कोई भी शेयर था आपका यहाँ पर, अब मान लो यहाँ पे 1000 शेयर्स इशू हुए हैं। क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं एग्जांपल से समझा देती हूँ। 1000 शेयर्स इशूड एट 10 ईच, और जो मनी मिला है वो कैसे मिला है? वो आपका 2 एप्लीकेशन पे, 3 अलॉटमेंट पे, देन 2 फर्स्ट कॉल पे एंड 3 फाइनल कॉल पे, ठीक है। ये हो गया उसके मनी। अब एप्लीकेशन पे ये जो आपका 100 शेयर होल्ड कर रहा था, अ शेयर होल्डर, ए शेयर होल्डर जो था वो 100 शेयर होल्ड कर रहा था, उसने आपके एप्लीकेशन पे पैसा दिया, अलॉटमेंट पे पैसा दिया, और फर्स्ट कॉल पे नहीं दिया। तो जब फर्स्ट कॉल पे नहीं दिया तो उसने ये जो 2 रुपए नहीं दिए हैं वो आपके यहाँ पर क्या हो गए? कॉल इन एरियर अकाउंट में चले जाएंगे। और यहाँ पे जो बी शेयर होल्डर है उसने क्या किया? उसने 200 शेयर्स पे कॉल इन एडवांस, मतलब सारे पैसे उसने 200, मतलब इस बी के शेयर कितने थे? 200 शेयर्स थे, और ये पूरा पैसा 200 शेयर पे कहां पर दिया है? फर्स्ट कॉल पे उसने सारे पैसे जो है वो दे दिए, मतलब ये 3 रुपए इसने पहले ही दे दिया। यहाँ पर फर्स्ट कॉल पे उसने 5 रुपए ऑल टोटल दे दिए। कितने दे दिए? 5 रुपए दे दिए, यानी कि 2 5 10, यानी 1000 इसने क्या कर दिया? एक मिनट, यस, 1000 जो है इसने पेमेंट कर दी फर्स्ट कॉल पे ही, फाइनल कॉल की, तो वो आपका क्या हो जाएगा? कॉल इन एडवांस हो जाएगा। क्लियर है बच्चे? आई होप आपको कॉल इन एरियर समझ में आया है, और नेक्स्ट अभी हम कॉल इन एडवांस भी कवर करेंगे। यहाँ पर देखो, इट ऑफन हैपेंस सम शेयर होल्डर फेल टू पे द अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट और कॉल व्हेन इट बिकम्स ड्यू। जब भी कोई शेयर होल्डर्स होते हैं जो कुछ अमाउंट आपके जो ड्यू जो देने हैं वो नहीं पेमेंट कर पाते ड्यू टू एनी सर्कमस्टांसेस, या किसी भी रीजन की वजह से नहीं पेमेंट कर पाते, तो उसको हम लोग कॉल इन एरियर्स बोलते हैं। और यहाँ पर 2 मेथड होते हैं कॉल इन एरियर को डील करने के लिए। वो कौन से मेथड? एक तो होता है विद कॉल इन एरियर्स विद ओपनिंग कॉल इन एरियर अकाउंट, मतलब एक होता है कि हम कॉल इन एरियर अकाउंट जो है वो ओपन करते हैं, और सेकेंड होता है बच्चे हम कॉल इन एरियर अकाउंट जो है वो ओपन नहीं करते हैं। अब यहाँ पे जब भी हम कॉल इन एरियर अकाउंट की एंट्री पास करते हैं तो वो हम क्या करते हैं? उसमें हम लोग लिखते हैं कॉल इन एरियर। यहाँ पे देखो, जो भी अमाउंट था इसमें हमने क्या कर दिया? माइनस कर दिया। तो जब भी हम माइनस करके डायरेक्ट अमाउंट लिख देते हैं तो वो आपका कॉल इन एरियर अमाउंट एंट्री ओपन नहीं होती है, ठीक है। देखो इसकी एंट्रीज में मैं बता देती हूँ कॉल इन एरियर की। पहले कॉल इन एडवांस पढ़ते हैं, उसके बाद फिर मैं दोनों की एंट्रीज बताती हूँ कि विद ओपनिंग और विदाउट ओपनिंग कैसे हम लोग कॉल इन एरियर को डील करते हैं। ओके, यहाँ पर देखो, कॉल पेड इन एडवांस, अ शेयर होल्डर में समटाइम्स पे अ पार्ट और अ होल। कुछ शेयर होल्डर्स ऐसे होते हैं जो आपके सारा का सारा पैसा, पूरा पैसे का मतलब जितना पैसा देना था वो पूरा उसका पार्ट जो है वो एक साथ ही पेमेंट कर देते हैं, ठीक है। अमाउंट नॉट येट कॉल्ड अपॉन, भले ही वो कॉल्ड अप नहीं हुआ हो फिर भी यहाँ पर सारा पैसा एक साथ दे दिया। जैसे कि ये शेयर होल्डर था, इसने अपने सारे पैसे सेकंड कॉल के फर्स्ट कॉल पे ही दे दिया, तो फिर उसको हम लोग क्या कहते हैं? This share in order to save himself to the trouble of paying different calls at different times. उसने सोचा भाई कौन बार बार पैसा दे, सारा पैसा ले आओ हम अलॉटमेंट पे ही दे देते हैं। मतलब यहाँ तो मैंने एग्जांपल फर्स्ट कॉल कर दिया था, मतलब सारा पैसा वो अलॉटमेंट पे ही दे रहा है,
फर्स्ट कॉल पे दे दे रहा है, बार बार उसको पेमेंट ना करनी पड़े इस वजह से, तो उस टाइम पे हम लोग उसको क्या बोलते हैं, अमाउंट ऑफ फ्यूचर कॉल्स रिसीव्ड इन एडवांस। नाम से पता चला बच्चे, जब भी कोई पैसा आपको पहले से मिल जाता है तो उसको हम वो क्या कहेंगे, एडवांस ही कहेंगे ना। तो यहाँ पर भी जो कॉल का पैसा आपको पहले ही मिल जा रहा है उसको हम लोग क्या कहेंगे, शेयर्स कॉल पेड इन एडवांस बाय द कंपनी। फिर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 50, सेक्शन 50 में ये चीज मेंशन्ड है कंपनीज एक्ट 2013 में, सच अमाउंट ऑफ कॉल इन एडवांस can be accepted by the company only when it is so authorized by its article of association। इस तरह की चीजें तभी हो सकती हैं जब ये ऑथराइज्ड हो आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये आपका कंपनी का इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, इसमें सारे रूल्स लिखे होते हैं, जितने भी आपके रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो होते हैं कंपनी में, वो सारी चीजें यहाँ पर मेंशन होती हैं। क्लियर है बच्चे? तो यहाँ पे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में सेक्शन 50 में कंपनीज एक्ट 2013 में मेंशन्ड है, अगर कॉल इन एडवांस आपका तभी रिसीव्ड हो सकता है जब आपका ऑथराइज्ड हो, कहाँ पे, आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, अदरवाइज नहीं होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कॉल इन एरियर और कॉल इन एडवांस की एंट्री की। तो देखो बच्चे, कॉल इन एरियर में आपके दो तरह की एंट्री, मतलब एक तो आपकी एंट्री पास की जाती है और एक नहीं की जाती। जैसे कि मान लो यहाँ पर कॉल इन एरियर आपका क्या हो जाएगा, कॉल इन एरियर पैसे नहीं मिले हैं, तो जिस टाइम पे पैसे नहीं मिले होते हैं वहां पर तो डेबिट होगा, ऑब्वियस सी बात है। और मैंने बताया रिसीव के टाइम पे डेबिट करेंगे। तो हम यहाँ पे जब शेयर अलॉटमेंट की एंट्री करते हैं तो शेयर अलॉटमेंट की एंट्री क्या होती है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है, ये तो हो गई ड्यू की। अब रिसीव की एंट्री करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। ये मैंने स्पेस क्यों छोड़ी है, क्योंकि देखो बच्चे, जब पैसे नहीं मिल रहे हैं दैट मींस वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। कॉल इन एरियर जब पैसे नहीं मिले हैं तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों चीजें डेबिट कर दी गई हैं। एक मिनट, यहाँ पे रिसीव की एंट्री में हमने कॉल इन एरियर को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। देखो बच्चे, यहाँ पे ये चीज समझना, जब भी आपको पैसा नहीं मिला तो उस टाइम पे तो आपने डेबिट कर दिया, बट हो सकता है यहाँ पे जैसे एग्जांपल मैंने दिया, किसने आपका फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, बट हो सकता है इसने फर्स्ट कॉल का पैसा फाइनल कॉल के टाइम, जब फाइनल कॉल गई उसके पास, तो उसने ये फर्स्ट कॉल का पैसा जो है वो फर्स्ट कॉल का एंड फाइनल कॉल का एक साथ ही यहाँ पर ये 2 रुपए प्लस 3 रुपए एक साथ दे दिया फाइनल कॉल पे। तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, तो देखो बच्चे, जब ये पैसा हमको बाद में रिसीव हो जाता है तो उसको हम बाद वाली एंट्री जहां पर भी रिसीव हो रहा है, जैसे फाइनल कॉल पे रिसीव होगा, तो यहाँ पर हमने जब फाइनल कॉल की एंट्री करी, फाइनल कॉल की एंट्री आप करते हो तो फाइनल कॉल की एंट्री में भी आपका यही सेम प्रोसेस जाएगा, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, देन यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल, फिर यहाँ पे हम क्रेडिट कर देंगे टू कॉल्स इन एरियर। मतलब यहाँ पर कॉल इन एरियर आप चाहो तो यहाँ पे कॉल इन एरियर लिखो, या फिर जिस भी कॉल का आपके पास पैसे नहीं मिले थे, जैसे कॉल इन एरियर आपने लिखा है तो आपको फर्स्ट कॉल के नहीं मिले थे तो यहाँ पे कॉल इन एरियर लिख सकते हो, और कॉल इन मतलब शेयर फर्स्ट कॉल भी लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि वहां का पैसा आपको मिला। बट नॉर्मली जब ओपन करते हैं कॉल इन एरियर अकाउंट तो हम लोग यहाँ पर मेंशन करते हैं। तो बच्चे, जब भी आप कॉल इन एरियर अकाउंट ओपन करते हो तो ये आपने यहाँ पर एंट्री पास करी। और एक रीजन और है, याद रखना, अगर आपने कॉल इन एरियर अकाउंट ओपन किया है, ठीक है, एक जब हम लोग विद ओपनिंग का कॉल इन एरियर अकाउंट लिखते हैं तो आप कॉल इन एरियर की एंट्री यहाँ पर भी पास करते हो। ये आपकी एंट्री जो पास हुई है कॉल इन एरियर की, यहाँ पर देखो डेबिट हुई है, एक सेकेंड, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने क्या किया, कॉल इन एरियर अकाउंट को डेबिट किया हुआ है, और एट द सेम टाइम हमने यहाँ पर क्या किया है, क्रेडिट किया है। तो ये ऑलरेडी क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर विदाउट मेंशन किए कॉल इन एरियर डील करते तो क्या करते, यहाँ पे जितने भी अमाउंट का पैसा हमें नहीं मिला है उसको हम यहाँ पर माइनस करके लिखते हैं। अब यहाँ पे जो एग्जांपल में मैंने आपको दिया था 100 शेयर्स पे नहीं मिले थे, तो 100 शेयर्स पे कितने नहीं मिले थे, 2, यानी कि 200 रुपीज हम यहाँ पर माइनस करके लिख देते, ठीक है। जब भी अलॉटमेंट का पैसा, मतलब अलॉटमेंट का होता है 1000 शेयर्स पे,
हमें यहाँ पे 200 शेयर्स पे नहीं मिले तो मतलब 900 शेयर्स पे हमें पैसे रिसीव हुए, तो जितने पे नहीं हुए हमने सिर्फ माइनस करके ये अमाउंट मेंशन कर दिया। तो जब हम सिर्फ अमाउंट मेंशन कर देते हैं और एंट्री नहीं पास करते हैं तो वो विदाउट ओपनिंग कॉल इन एरियर हो जाता है। और विद ओपनिंग कॉल इन एरियर अकाउंट कब होता है, जब हम यहाँ पर क्या करते हैं, अकाउंट ओपन करके एंट्री पास करते हैं। अब आते हैं कॉल इन एडवांस पे। तो बच्चे आपको पता है कॉल इन एडवांस क्या हो जाएगा, कॉल इन एडवांस तो क्रेडिट होगा क्योंकि हमने यहाँ पर कॉल इन एडवांस में एक्स्ट्रा मनी क्या किया है, रिसीव किया है। तो यहाँ पर कॉल इन एडवांस तो आपका क्रेडिट ही हो जाएगा। सेम एंट्री पास करोगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। फिर यहां पर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू कॉल इन एडवांस। अब ये जो एंट्री हुई है आपकी वो कौन सी हो गई, कॉल इन एडवांस की एंट्री हो गई, ठीक है। अब जहां पे अब ये जो अमाउंट आपको रिसीव हुआ है जिस भी जगह का, मतलब फाइनल कॉल का, तो जब फाइनल कॉल की एंट्री करोगे रिमेनिंग शेयर्स की, क्योंकि सिर्फ 200 शेयर्स का यहाँ पर रिसीव हुआ है ना एक्स्ट्रा, मतलब 200 शेयर पे एडवांस रिसीव हुआ है, बाकी पे तो बाद में ही रिसीव होगा। तो जिस टाइम पे भी हम बाद में एंट्री करेंगे उस टाइम पे हम इसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। वो अमाउंट जैसे 200 शेयर्स पे है तो ये 200 शेयर्स का अमाउंट जो है वो बाद में डेबिट हो जाएगा जहां का ये अमाउंट होगा, ठीक है। इतना क्लियर है बच्चे। तो ये एंट्रीज आपको पास करनी होती है। ये एंट्रीज है आपकी कॉल इन एरियर और कॉल इन एडवांस। कॉल इन एरियर में जब आप अकाउंट ओपन करते हो तब कैसे डील करना है, और जब आप अकाउंट नहीं ओपन करते हो विदाउट ओपनिंग कॉल इन एरियर अकाउंट तब आप कैसे डील करते हो। क्लियर है बच्चे, आई होप आपको चीजें समझ आ रही होगी। देखो बेसिक बेसिक चीजें इसलिए बता रही हूँ कि ये सारी चीजें अगर आप क्वेश्चन आपके पूछता है कॉल इन एरियर का, समझ में तो आ जाएगा, इतना आपको आइडिया है। मैंने ये भी बताया कॉल इन एरियर क्या होता है, जब आपका अमाउंट नहीं मिला और जब भी क्वेश्चन में लिखा हो अ शेयर होल्डर डिडंट पे अलॉटमेंट मनी और फर्स्ट कॉल मनी, तो उस टाइम पे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि हमें वही एंट्री पास करनी है, सिर्फ अमाउंट कैलकुलेट करना है। तो बस बेसिक चीजें ध्यान से सुनो और क्लास एंड होने के बाद बच्चे प्लीज 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 इट्स रिक्वेस्ट, आप इस टॉपिक के जो कुछ बेसिक क्वेश्चंस क्या करना जरूर सॉल्व कर लेना। कुछ क्वेश्चंस कर लोगे ना तो अपने आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और एग्जाम टाइम में ये छोटे छोटे क्वेश्चन जो आपको मार्क्स दिला सकते हैं वो गलत नहीं होंगे। ओके, अब यहाँ पे बात करते हैं बच्चे अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। जब भी शेयर इशू होता है तो वो आपका या तो फुल्ली शेयर इशूड होता है, मतलब जैसे कि आपका 100 शेयर इशू हुआ है तो उस पे एप्लीकेशन भी रिसीव 100 पे हो रहा है, जितना शेयर इशू हुआ उतना ही सब्सक्राइब हुआ, तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, फुल्ली सब्सक्राइब्ड शेयर्स, ठीक है। और एक होता है आपका अंडर सब्सक्राइब्ड और एक होता है ओवर सब्सक्राइब। पहले देखो अंडर सब्सक्राइब जानते हैं। अंडर सब्सक्राइब का मतलब क्या होता है, कंपनी ने जो शेयर इशू किया है वो किया है 1000 शेयर्स इशू किया है, बट उसके पास जो एप्लीकेशन आई है वो 800 शेयर्स की ही आई है, तो मतलब ये तो अंडर सब्सक्राइब हो गया ना, मतलब पूरी शेयर सब्सक्राइब नहीं हो पाया जितना कंपनी ने इशू किया था, तो उसी को हम बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन केस, ठीक है, अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। अब यहाँ पे क्या, इन केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन ऑल एंट्रीज शुड बी पास्ड थ्रू अंडर सब्सक्राइब शेयर्स। जब भी आपका अंडर सब्सक्रिप्शन का केस होगा, और ये पता कैसे चलेगा, याद रखना जितने पे शेयर आपका इशू हुआ है, ऑलवेज आपका जो इशूड होता है, इशूड शेयर, जितना भी शेयर इशू हुआ है और फिर जितने पे आपका एप्लीकेशन रिसीव होगा, ये एप्लीकेशन रिसीव वाला जो शेयर होगा ये अमाउंट आपका कम होगा, ठीक है। हमेशा आपका इशूड वाला ज्यादा होगा। यहाँ पे इशूड आपका 1000 शेयर हुआ, बट इस पे एप्लीकेशन जो रिसीव हुआ है वो कितने पे हुआ है, सिर्फ और सिर्फ आपका 800 शेयर्स पे एप्लीकेशन रिसीव हुआ है। तो यहाँ पे जो 200 शेयर्स रिसीव नहीं हो पाए, इसी वजह से ये क्या हो गए, ये आपके अंडर सब्सक्रिप्शन कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखना जब भी आपका अंडर सब्सक्रिप्शन का केस होगा उस टाइम पे जितना भी हम लोग एंट्री पास करेंगे, जितनी भी मैंने ये बेसिक एंट्रीज आपको बताई है ना, एक मिनट, ये जो जितनी भी बेसिक एंट्रीज ये आपने पढ़ी, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल की, ये सारी एंट्रीज पे जो अमाउंट आप मेंशन करोगे वो अमाउंट कौन सा होगा, वो हो जाएगा बच्चे आपका ये अंडर सब्सक्रिप्शन वाला। ये जितने पे आपका एप्लीकेशन रिसीव हुआ है यानी कि 800 शेयर्स अंडर सब्सक्राइब शेयर्स पे, ठीक है, इसी पे कैलकुलेट करेंगे, 1000 पे कैलकुलेशन नहीं होगा। ओके, अब सेक्शन 39 ऑफ 1 सबसेक्शन 1, यहाँ पे देखो सेक्शन 39 ऑफ सबसेक्शन 1 कंपनीज एक्ट 2013 परमिट्स कंपनी टू डिसाइड मिनिमम सब्सक्रिप्शन। यहाँ पर कंपनीज एक्ट में
ये परमिशन दिया गया कंपनी को कि वो अपना मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या कर सके, डिसाइड कर सके। तो यहाँ पे मिनिमम सब्सक्रिप्शन रखा गया है कंपनी का। कोई भी कंपनी आपकी मतलब यहाँ पर सेबी ने प्रिस्क्राइब किया है कि जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन है वो कितना होना चाहिए, 90%। अगर 90% ऑफ शेयर्स आपके सब्सक्राइब नहीं हुए तो फिर आप शेयर्स इशू नहीं कर सकते हो, ठीक है। तब आप शेयर्स इशू नहीं कर सकते हो। अगर आपके 90% ऑफ द इशूड शेयर सब्सक्रिप्शन नहीं हो पाए तो फिर आप शेयर इशू नहीं कर सकते हो और आप आगे की प्रोसेस को प्रोसीड नहीं कर सकते हो। क्लियर है बच्चे? तो ये आपका ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है, स्टार मार्क कर दे रही हूँ, इसको अच्छे से समझ लो क्योंकि आपके ऑब्जेक्टिव में भी सम टाइम पूछ लेता है। कोई आपका एक सिचुएशन दे देगा, केस दे देगा, उसमें बोल देगा कि यहाँ पर किस पे आपकी एंट्री पास की जाएगी। तो आप अगर 90% ऑफ द शेयर नहीं इशू हुआ है, आप चेक करोगे, ध्यान रहेगी ये बातें तभी, तो फिर आपको लगेगा तो आप क्या कर दोगे, रॉन्ग कर दोगे, ओके। क्योंकि आपका पूरा क्वेश्चन पूछेगा बट वहां पे शेयर जो है वो 90% सब्सक्राइब नहीं हुए होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कोई एंट्री नहीं पास होगी। क्यों? क्योंकि बाकी आप कोई भी प्रोसेस प्रोसीड नहीं कर सकते अगर 90% ऑफ द शेयर आपका सब्सक्राइब नहीं हो। और ये क्यों, ये किसने प्रिस्क्राइब किया है? तो बच्चे ये सेबी ने प्रिस्क्राइब किया है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्लियर है बच्चे? और कहां मेंशन है? सेक्शन 39 और सेक्शन 39 सबसेक्शन 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। अब आते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन पे। तो बच्चे ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इवन जितने भी बच्चे अच्छे से ओवर सब्सक्रिप्शन पढ़े होंगे तो 110% श्योर है कि उनको जो 14 to 15 मार्क्स आपका पूछता है ना शेयर से, वो सारे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। क्योंकि अगर आपको ओवर सब्सक्रिप्शन पता है तो प्रोराटा वाले क्वेश्चन कर लोगे तो फुल मार्क्स मिलना तो तय है, ओके। तो बच्चे जिनका प्रिपेयर्ड है वो बहुत ही अच्छे से इस टॉपिक को रिवाइज करेंगे। इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चन, 5 से 6 क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस कर लेना। और ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद ये टॉपिक आपका ऑलरेडी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा और फिर आपको इस टॉपिक के पूरे मार्क्स मिलेंगे। और जिनको मतलब जो बच्चे ये आपका प्रोराटा अलॉटमेंट वाला जिनको टॉपिक नहीं समझ आया या फिर नहीं पढ़ पाए, वो इसमें भी अपना दिमाग मत लगाना, बस ये थोड़ा सा ऊपर से चीजें समझ लो। जितने छोटे क्वेश्चंस हैं उस पर ज्यादा फोकस करो क्योंकि वो आपके लिए स्कोरिंग हो सकते हैं, वो आपको थोड़ा जल्दी समझ में आ जाएंगे, ओके। तो यहाँ पर देखो ओवर सब्सक्रिप्शन में क्या है, तो ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब यही है कोई भी शेयर इशू होता है जो वेल मैनेज फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनीज के लिए टू गेट ओवर सब्सक्राइब। मतलब यहाँ पर क्या है, कंपनी ने इशू किया 1000 शेयर, ये आपका जो एक मिनट, ये आपके वो कंपनीज होते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन का जो केस होता है बच्चे वो आपके उन कंपनीज के लिए होता है जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनीज होती हैं। मतलब जो भी आपकी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनीज होती हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज, रिलायंस हो गई, टाटा हो गए, उनके शेयर ओवर सब्सक्राइब होते हैं। क्यों? क्योंकि कंपनी ने इशू किया 1000 शेयर मगर उसको एप्लीकेशन जो रिसीव हुआ है वो रिसीव हो गया है आपका 1200 एप्लीकेंट्स ने यहाँ पर क्या कर दिया है, एप्लीकेशन का मनी दे दिया है, ठीक है। मतलब यहाँ पे इसको 1200 पे एप्लीकेशन रिसीव हो गया। तो मतलब ये जो 200 रुपए ज्यादा है, 200 जो एक्सेस अमाउंट है वो आपके किसमें यहाँ पर मतलब देखो क्या होता है ना, जब भी आपका ये एक्सेस अमाउंट रिसीव हो जाता है एप्लीकेशन पे, जितना शेयर इशू हुआ है, अब तो कंपनी ने तो सिर्फ 1000 शेयर इशू किया है बट उसको एप्लीकेशन 1200 शेयर का मिल गया है, तो कंपनी क्या करेगी, कुछ शेयर होल्डर्स को रिजेक्ट कर देगी कि भाई हमारे पास तो और शेयर है नहीं, तो फिर हम आपको शेयर इशू नहीं कर सकते, और कुछ को वो क्या करेगी, एडजस्ट कर देगी। मतलब जितना जितना जिसने आपका यहाँ पर एप्लीकेशन दिया हुआ है, जितने जितने शेयर्स के लिए, उसको उस अकॉर्डिंगली यहाँ पर प्रो राटा अलॉटमेंट में यहाँ पर शेयर्स इशू कर दिए जाएंगे, ठीक है। प्रो राटा अलॉटमेंट इसीलिए बनाया गया है, मतलब प्रो राटा अलॉटमेंट का मतलब यही है कि यहाँ पे प्रोपोर्शनेटली यहाँ पर शेयर्स इशू कर दिए जाते हैं, ठीक है। Shares are said to be oversubscribed when the numbers of share applied for is more than the number of shares offered। मतलब जो number of shares offer, ये number of share offer किए गए हैं, और number of shares applied, ये आपका number of shares applied है, ठीक है। आपका applied वाला जो share है वो ज्यादा है offer से, ठीक है। और किसको public for subscription invite किया गया था, and the companies cannot allot shares more than offered। और कोई भी कंपनी जितना आपका शेयर ऑफर करती है उससे ज्यादा तो अलॉट कर नहीं सकती ना, ऑब्वियस सी बात है। अगर हमने 1000 शेयर्स ऑफर किए हैं तो उससे ज्यादा हम अलॉट नहीं कर सकते हैं, तो हमें क्या करना होगा, हमने जितना ऑफर किया उसी में हमें एडजस्ट करना है। तो वो एडजस्टमेंट का जो प्रोसेस होता है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करते हैं, शेयर्स अलॉट करते हैं प्रोपोर्शनेटली, जिसने जितना मांगा है उसके अकॉर्डिंगली उसको हम लोग थोड़ा थोड़ा करके एडजस्ट कर देते हैं, ठीक है। होता है ना घर में, जब कोई नहीं है तो जितनी भी चीजें हैं वो एक ही इंसान को दे दी जाती है, और अगर ज्यादा लोग हैं तो उसी में से हम लोग बांट बांट करके सबको दे देते हैं जिससे कोई बुरा नहीं माने।
ठीक, तो यहाँ पर भी वही शेयर्स को हम लोग प्रो राटा बेसिस पे अलॉट कर देंगे प्रोपोर्शनेटली। इट मींस स्मॉलर नंबर ऑफ शेयर्स आर अलॉटेड टू ईच एप्लीकेंट अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड बाय हिम। अब जब किसी ने मान लो 100 शेयर्स मांगे हैं तो उसको हमने 80 दे दिया, किसी ने 80 मांगे हैं तो उसको हमने 50 दे दिया, किसी ने 50 मांगे हैं तो उसको हमने 20 दे दिया। इससे क्या हो जाएगा कि जिसने जितने मांगे हैं उसको कुछ ना कुछ तो अमाउंट मिल ही जाएगा ना, तो यहाँ पर इसी तरह डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। इसे हम बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन का केस। ठीक है, अब हम बात करते हैं जब भी आपकी शेयर, देखो बच्चे यहाँ पे याद रखना, अगर आपको प्रो राटा अलॉटमेंट वाले क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, ठीक है, फिर भी उस टाइम पे आप अपने दिमाग में एक चीज याद रखना कि आपको यहाँ पर एंट्री जरूर लिख करके आनी है। सभी बच्चों को आई होप एंट्री याद होगी, और जिन बच्चों को नहीं याद है मैं बता देती हूँ, जब भी आपकी ओवर सब्सक्रिप्शन की एंट्रीज पास की जाती हैं तो उस टाइम पे आपकी कुछ एंट्रीज होती हैं जो आपको पास करनी होती है। जैसे कि आप जब प्रो राटा अलॉटमेंट पे एंट्री पास करते हो, अभी आगे आते, पहले हम लोग यहाँ पे कंसिडरेशन अदर देन कंसिडरेशन वाली एंट्रीज पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इवन मैंने जब 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे तो उसमें भी मैंने ये टॉपिक आपको बताया था। अदर देन कैश वाली जो एंट्रीज होती हैं उसको स्किप मत करना बच्चे, क्योंकि ये सारे वो क्वेश्चंस है ना जो आपके छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो पूछता है, और अगर आप इसे कंप्लीट कर लेते हो तो नंबर आपको मिल ही जाते हैं। तो यहाँ पे जब भी जरूरी नहीं होता कि कोई भी शेयर जो इशू हो रहा हो कैश पे ही हो, बहुत सारी कंपनी ऐसी भी होती हैं जो शेयर्स आपके इशू कर रही होती हैं पेड शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, मतलब कैश में ना लेकर के कुछ और पे अगर हम शेयर्स इशू कर रहे हैं। जैसे कि जब हमने शेयर इशू किए तो हमने कैश रिसीव होता है, अगर हमने किसी से कैश के बदले किसी और चीज पे शेयर्स इशू कर दिया तो उसको हम कंसिडरेशन अदर देन कैश बोलते हैं। जैसे समटाइम्स हम किसी का बिजनेस परचेज कर लेते हैं तो उसमें जितनी एसेट्स लायबिलिटीज होती है वो सारी चीजें परचेज करते हैं, किसी का बिजनेस परचेज करके उसको हम क्या करते हैं, शेयर्स इशू कर देते हैं। ठीक है, प्रमोटर्स को शेयर्स इशू किए जाते हैं, अंडर राइटर्स को किए जाते हैं, पेमेंट ना करके हम उनको क्या करते हैं, शेयर्स इशू कर देते हैं। बोलते भाई अभी हम आपको पेमेंट नहीं कर सकते, पैसा नहीं हमारे पास, तो एक काम करो इतनी शेयर्स हम अपनी कंपनी के आपको दे देते हैं। ठीक है, तो ये आपका वो एंट्रीज होती हैं जो नॉन कैश एंट्रीज होती है, मतलब कि अदर देन कैश। हम समटाइम्स बहुत सारी कंपनीज जो शेयर्स अपनी कंपनी का इशू करती हैं वो कैश पे नहीं अदर देन कैश कंसिडरेशंस पे इशू करते हैं। तो फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस क्या होते हैं, जैसे प्रमोटर्स को इशू किया जाता है, अंडर राइटर्स को इशू किया जाता है। ठीक है, तो प्रमोटर्स को जब भी हम शेयर्स इशू करते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं शेयर इशू टू प्रमोटर्स, प्रमोटर्स को इशू करेंगे तब, और अंडर राइटर्स को इशू करेंगे तब। अंडर राइटर कौन होता है, सभी को पता है? देखो अच्छा, अंडर राइटर वो पर्सन होता है, आजकल तो बहुत सारे होते हैं, अंडर राइटर वो पर्सन है जो बोलता है, जो हमारे बिहाफ पे अलग अलग लोगों को शेयर्स क्या करता है, अलॉट करता है। अगर मान लो एट द टाइम हम उसे, एक तरह का ब्रोकर नहीं होता है, वो हमारे कंपनी के शेयर्स को अलग अलग लोगों को क्या कर रहा होता है, बेच रहा होता है, जिससे कि हमें अमाउंट मिल सके और हमारे कंपनी के सारे 90% ऑफ द शेयर्स क्या हो सके, सब्सक्राइब हो सके। और वो हमें ये भी बोलता है कि अगर हमारे कंपनी के शेयर्स 90% सब्सक्राइब नहीं हो पाए तो ठीक है, बाकी जितने भी होंगे वो मैं खुद ही परचेज कर लूंगा। तो उससे क्या होता है कि हमारे कंपनी के 90% ऑफ द शेयर मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो है सेबी ने जो प्रिस्क्राइब किया है वो शेयर सब्सक्राइब हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इशू करते हैं शेयर्स को प्रमोटर्स को और अंडर राइटर को। तो अंडर राइटर को कमीशन ना दे करके जब भी हम लोग शेयर्स क्या करते हैं, इशू करते हैं, तो उस टाइम पे हमें एंट्री पास करनी होती है। तो यहाँ पर हम क्या एंट्री पास करते हैं, तो देखो जब भी प्रमोटर को एंट्री पास की जाएगी, एक मिनट यहाँ पे मैंने कुछ केसेस और ऐड किए हैं, शेयर्स इशू फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। एक मिनट, प्रमोटर्स और अंडर राइटर्स तो मैंने पहले से बता रखा है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर परचेज ऑफ बिजनेस, जब भी एंट्री हम लोग इशू करते हैं तो बिजनेस परचेज करते हैं तब क्या एंट्री करते हैं, परचेज ऑफ बिजनेस। कभी भी कोई बिजनेस परचेज करेंगे तो उसके लिए एंट्री हो जाएगी बच्चे एसेट्स टू एसेट्स अकाउंट डेबिट टू, जिससे हमने शेयर्स परचेज किया, जिसका हमने बिजनेस परचेज किया है उसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर पेमेंट करते हैं ना, ऑन परचेज ऑफ एंट्री। जब भी आपका शेयर्स इशू होता है वेंडर को, किसी का आपने बिजनेस परचेज कर लिया, ठीक है, और उसको अपने कंपनी के शेयर्स को क्या कर दिया, इशू कर दिया, तो उस टाइम पे उसके जितने भी एसेट्स होंगे उसको डेबिट कर दोगे। ठीक है, और टू लायबिलिटीज हो जाएगी, टू, एक मिनट थोड़ा स्पेस देके करती हूँ जिससे एंट्री आपको समझ में आए।
टू लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज को क्रेडिट कर दोगे, जितने भी उसके एसेट्स होंगे वो भी आपके हो जाएंगे, जितनी उसकी लाइबिलिटीज होगी वो भी आपकी हो जाएगी, उसके लिए मतलब वो आपकी लाइबिलिटी हो गई, ठीक है। और उसके बाद फिर टू वेंडर अकाउंट, जिससे आपने बिजनेस परचेज किया है उसका नाम वेंडर अकाउंट। अब एक बात याद रखना बच्चे, जब भी आपका ये जो परचेज कंसिडरेशन आएगा वो डेबिट का ज्यादा है तो आपका क्रेडिट में यहाँ पर टू कैपिटल रिजर्व हो जाता है, जो एक्सेस अमाउंट बैलेंसिंग फिगर वाला अमाउंट आएगा कैपिटल रिजर्व, ठीक है, टू कैपिटल रिजर्व। और जब भी आपका क्रेडिट बैलेंस ज्यादा होगा और डेबिट में कम आएगा तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, गुडविल अकाउंट, गुडविल में डेबिट कर दिया जाएगा, गुडविल अकाउंट डेबिट। और ये दोनों बैलेंसेस आपके क्या होंगे, बैलेंसिंग फिगर यहां पर मेंशन कर लो, ये दोनों ही वो अमाउंट है जो बैलेंसिंग फिगर में आपका परचेज कंसिडरेशन के आता है, ठीक है। ये तो वो केस हो गया जब भी आपके शेयर्स इशू होते हैं वेंडर को ऑन परचेज ऑफ बिजनेस, ठीक है, ये एंट्री हो गई। अब इसकी एक और एंट्री होती है बच्चे, दो एंट्रीज होती है ना सभी केसेस में आपके, एक तो ये हो गई एसेट टू वेंडर, फिर वेंडर टू शेयर कैपिटल, वेंडर अकाउंट डेबिट, ये रिसीव की एंट्री, ड्यू की एंट्री है, रिसीव की, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है बच्चे। याद रखना जब भी आप किसी का बिजनेस परचेज करोगे तो आप यहाँ पर यही एंट्री पास करते हो, ठीक है। और ये मैंने दोनों चीजें एक ही एंट्री में बता दी है, तो याद रखना दोनों एंट्रीज एक साथ नहीं होती हैं। समटाइम्स आपके जब भी यहाँ पर एसेट ज्यादा है और आपका लाइबिलिटीज कम है, मतलब यहाँ का जो अमाउंट आएगा ये अमाउंट और ये अमाउंट प्लस करके ये एक्सेस होगा और डेबिट में कम होगा, तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगा आपने यहाँ पर शो कर दिया। और जब आपका एसेट्स का अमाउंट ज्यादा होगा और लायबिलिटी ऑफ वेंडर का कम, तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो आप कैपिटल रिजर्व में लिख दोगे, ठीक है। ये एंट्री बच्चे याद रखना जरूरी है क्योंकि ये क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा। और यही सेम एंट्री एज इट इज आपकी डिबेंचर में भी चली जाती है, अदर देन कैश की जो एंट्री होती है आपकी डिबेंचर की, वो भी आपकी यही सेम एंट्री होती है, ठीक है। बस क्या चेंज हो जाता है, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल की जगह पे क्या हो जाता है, डिबेंचर हो जाता है, ठीक है। तो परचेज ऑफ बिजनेस की जो एंट्री है उसको याद रखना, आपके शेयर और डिबेंचर दोनों की कवर हो जाती है, एक ही जैसी एंट्री दोनों में होगी। एंट्री पास कर दोगे और अमाउंट लिख दोगे तो आपके 3 से 4 मार्क्स के क्वेश्चंस तो पक्के ही है कि यहाँ से पूछेगा ही पूछेगा, ओके। अब परचेज ऑफ एसेट और बिजनेस, यही चीज जो मैं बता रही थी, जब भी आपका नेट अमाउंट जो होता है, नेट एसेट ज्यादा होगा, जब भी आपका नेट एसेट जो है वो ज्यादा होगा परचेज कंसिडरेशन से, तो इस टाइम पे क्या होगा, नेट एसेट ज्यादा है परचेज कंसिडरेशन से, तो फिर आपका यहां पर कैपिटल रिजर्व हो जाएगा, ठीक है, कैपिटल रिजर्व हो जाएगा। और जब आपका नेट एसेट जो है वो कम होगा परचेज कंसिडरेशन से, तो फिर यहां पर गुडविल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे, ये क्या हो गया, गुडविल हो जाएगा। तो याद रखना बच्चे, कैपिटल रिजर्व कब होगा, जब आपका नेट एसेट ज्यादा होगा और परचेज कंसिडरेशन कम, और गुडविल कब होगा, जब आपका नेट एसेट कम होगा और परचेज कंसिडरेशन ज्यादा। ये बात का याद रखोगे, मतलब इस बात का ध्यान रखोगे तो आपकी एंट्रीज कभी भी गलत नहीं होंगी। क्लियर है। अब मैं बता रही थी जो प्रमोटर्स को इशू किया जाता है और अंडरराइटर्स को, तो बच्चे प्रमोटर्स को कब इशू किया जाता है और अंडरराइटर्स को कब इशू किया जाता है। देखो बच्चे यहां पर जो आपने एंट्री की है ना, ये आपकी पहली तो हो गई, ये एंट्री जो है वो परचेज ऑफ बिजनेस की है, और ये एंट्री जो है वो क्या है, इशू ऑफ शेयर्स की। मतलब जब आपने एंट्री बिजनेस परचेज किया तो आपने ये एंट्री कर दी, और जब आपने शेयर्स इशू किया, बिजनेस परचेज करने के बाद शेयर्स इशू किया, तो उस टाइम पे आपने ये एंट्री कर दी, ठीक। अगर यहाँ पर आपकी जब भी बिजनेस परचेज होगा वो प्रीमियम पे परचेज होगा अगर, तो आप यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम की भी एंट्री ऐड कर दोगे, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व
अकाउंट। क्लियर है? बट ये तभी करोगे जब आपके क्वेश्चन में मेंशन है कि आपका ये जो शेयर इशू हुआ है वो प्रीमियम पे इशू हुआ है, तो आप यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम की भी एंट्री कर सकते हो। ठीक है, अब जब प्रमोटर्स को करेंगे या फिर अंडरराइटर्स को करेंगे, तो प्रमोटर्स कौन होता है? जो भी हमारे बिजनेस को प्रमोट कर रहे होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं बच्चे? प्रमोटर्स कहते हैं। जो भी वो हमें सर्विसेज देते हैं, देखो प्रमोटर्स कौन हो गया? उन्होंने हमारे बिजनेस को प्रमोट किया और उनकी जो सर्विसेज उन्होंने रेंडर किया हमें, उनकी उस सर्विस के लिए हम उन्हें पेमेंट कैश में पेमेंट ना करके क्या करते हैं? शेयर्स इशू कर देते हैं। तो उस टाइम पे पहली एंट्री तो आपकी किसकी हो जाएगी? उनके सर्विस की। उनकी जो भी इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट होगी या प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, तो पहली एंट्री हमने क्या किया? इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट। आप इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट बोलो या फिर प्रिलिमिनरी कॉस्ट, दोनों चीज लिख देती हूँ जिससे कि बच्चे कंफ्यूज नहीं हो। ठीक है, चाहे इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट लिखो या फिर प्रिलिमिनरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट लिखो। दोनों में से एक ही चीज होगा, ये नहीं कि दो अलग अलग चीजें मैंने लिखी हुई है। अच्छा मैं हटा ही देती हूँ वरना बच्चे कंफ्यूज होंगे। चाहे आपका इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट हो, जो भी उन्होंने सर्विस ली उसका जो भी कॉस्ट होगा, ठीक है, और किसका कॉस्ट है? ये प्रमोटर का, तो यहाँ पे लिखा आपने टू प्रमोटर्स अकाउंट। ठीक है, ये तो हो गई आपकी सर्विसेज रेंडर की। अब इसके बाद इनको जब शेयर इशू करोगे तो क्या हो जाएगा? वही सेम चीज जैसे आप वेंडर के लिए करते थे, वेंडर टू शेयर कैपिटल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब सेम ऐसे ही अंडर राइटर्स का भी हो जाएगा। अंडर राइटर्स में भी आप क्या करोगे? अंडर राइटर कमीशन टू अंडर राइटर्स, उनको कमीशन प्रोवाइड करना होता है, तो हम यहाँ पर उनके अंडर राइटर की भी जो सर्विस है उसके लिए जो उनको कमीशन दिया जाएगा, पहले उसकी ड्यू की एंट्री करेंगे। अंडर राइटर्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर्स। फिर यहां पर क्या हो जाएगा आपका? उनको शेयर्स इशू की एंट्री अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? तो ये तो हो गई आपकी प्रमोटर की और अंडर राइटर की। दोनों के लिए आपकी सेम वैसी ही एंट्री होगी जैसे आपने वेंडर के लिए एंट्री की थी परचेज ऑफ बिजनेस की। तो अदर देन कैश की जब बात करते हो तो आपकी यही इतनी एंट्रीज की जाती हैं। ये इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, जो नॉन कैश एंट्रीज होती हैं उसमें सिर्फ ये 3 एंट्रीज की जाती है। एक तो आपकी परचेज ऑफ बिजनेस, जब भी आप किसी का बिजनेस परचेज करते हो उसके बदले उसको शेयर इशू करते हो। दूसरा, प्रमोटर को यहाँ पर जब भी प्रमोटर को आपने क्या किया है? शेयर इशू किया हुआ है। और तीसरा, जब भी आपने अंडर राइटर्स को शेयर इशू किया हुआ है, मतलब उसको कैश में पेमेंट ना करके उसको हमने यहाँ पर शेयर इशू कर दिया है, तो उस टाइम पे ये एंट्रीज, और हर केस में ये 2 एंट्रीज होनी ही होनी है बच्चे, याद रखना। ये सभी केसेस के लिए वेंडर में भी एक बार आपने परचेज ऑफ बिजनेस की एंट्री की, फिर आपने शेयर इशू की एंट्री की, प्रमोटर में भी वही सेम और आपके अंडर राइटर में भी वही सेम प्रोसेस कंटिन्यू होगा। अब बात करते हैं बच्चे यहाँ पे जो ये प्रीलिमिनरी एक्सपेंस है ये होता क्या है, तो बच्चे ये भी जान लेते हैं क्योंकि इससे रिलेटेड आपके ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज में क्वेश्चन पूछ लेता है। तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंस क्या होता है? एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। जो भी आप कंपनी को जब भी फॉर्म करते हो तो उस टाइम पर जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं कंपनी को फॉर्म करने के लिए, और वो क्या क्या होते हैं यहाँ पर देखते हैं। एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन प्रिपरेशन एंड प्रिंटिंग ऑफ वेरियस डॉक्यूमेंट्स, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनता है, डिफरेंट पर्पसेस के लिए अलग अलग लीगल डॉक्यूमेंट्स बनवाते हैं। तो उस टाइम पे जो भी उसको प्रिंट कराने में या फिर डॉक्यूमेंट बनवाने में वो सारे जितने भी काम होते हैं उसमें जितने भी छोटे मोटे खर्चे होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चे? प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। पहला तो ये चीज हो गया, एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन प्रिपरेशन एंड प्रिंटिंग ऑफ वेरियस डॉक्यूमेंट नीडेड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए जितने भी डॉक्यूमेंट्स बनाए जा रहे हैं उसको प्रिंट कराए जा रहे हैं, उन सभी चीजों के लिए जो भी चीज जरूरत पड़ेगी उसमें जो भी खर्चे आएंगे वो आपके क्या होते हैं? प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। देन सेकेंड वन इज स्टैंप ड्यूटी। जो भी आपकी स्टैंप ड्यूटी आएगी, रजिस्ट्रेशन की फीस होगी उन डॉक्यूमेंट्स की वो भी आपकी प्रीलिमिनरी एक्सपेंस कहलाती है। ड्यूटी पेबल ऑन ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। जो भी ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल होते हैं उसके लिए जो भी आपकी
टैक्सेस लगे हैं, जो भी ड्यूटीज लगी हैं वो हो जाएगी। देन कॉस्ट ऑफ प्रीलिमिनरी बुक्स, प्रीलिमिनरी बुक्स की जो भी एंट्रीज होंगी, जो भी बुक्स बनाई जाएंगी पहले से प्रिपेयर की जाती हैं बिफोर फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, कंपनी को फॉर्म करने के लिए। इन केस ऑफ कंपनी हैज बीन फॉर्म्ड, परचेज अ रनिंग बिजनेस, एक रनिंग बिजनेस परचेज किया, उस टाइम पे जो भी आपके खर्चे आए, फीस चार्ज दिया गया अकाउंटेंट को या फिर वैल्यूअर ऑफ एसेट्स को, जिसने एसेट और लायबिलिटी को वैल्यू की, जिस भी कंपनी के बिजनेस को हम परचेज कर रहे हैं उसके एसेट्स को वैल्यू करने के लिए, लायबिलिटीज को, जो भी चीजें यहाँ पर आई वो सारी चीजें आपकी प्रिलिमिनरी एक्सपेंस में आती है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। अब देखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में आपका ये जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस के रिगार्डिंग प्रोविजन दिया हुआ है, आर टू बी रिटन ऑफ, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस जो है वो रिटन ऑफ होता है सेम ईयर में जिसमें वो इनकर्ड हुआ हो। देखा AS 26 में मेंशन है कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंस उसी ईयर में इनकर्ड हो, उसी ईयर में रिटन ऑफ किया जाएगा इन विच दे आर इनकर्ड, जिस साल ये खर्च हुआ है उसी साल में ही हम उसे क्या कर देंगे, रिटर्न ऑफ कर देंगे। दे शुड बी रिटर्न ऑफ फर्स्ट फ्रॉम सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, पहला तो हम इसे कहां से रिटर्न ऑफ करते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम से। जो भी पैसा हमें रिसीव हुआ है हमारे शेयर्स को इशू करते वक्त, जो भी हमें प्रीमियम का अमाउंट मिला है, जब भी उसमें जो पैसे रिसीव हुए सिक्योरिटी प्रीमियम से पहले तो हम इसे रिटर्न ऑफ करेंगे। बट अगर तब भी नहीं हो पाया तो उसे हम कहां पर मेंशन कर देंगे, स्टेटमेंट ऑफ PL, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस के स्टेटमेंट में उसी सेम ईयर, मतलब जिस साल वो इनकर्ड हुआ है उसी सेम ईयर में। अगर पहले हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में क्या करेंगे, रिटर्न ऑफ करेंगे। अगर वहां पर नहीं मैनेज हो पाया, मतलब वहां पे पूरी तरह नहीं रिटर्न ऑफ हो पाया, तो हम उसको स्टेटमेंट ऑफ PL में मेंशन कर देंगे। ओके, देन आते हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर पे। बच्चे फटाफट से हमें ये शेयर्स कंप्लीट करना है, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी है जो आपके डिबेंचर की एज इट इज शेयर्स की, जैसे कंसिडरेशन अदर देन कैश की एंट्रीज, और उसके बाद फिर आपकी बाकी जितनी भी शेयर की हमने बेसिक एंट्री पढ़ी है, आपका डिबेंचर में भी वही सेम एंट्री होगी, सिर्फ और सिर्फ आपका शेयर्स वहां से हट करके डिबेंचर लिख दिया जाएगा। सारी चीजें एज इट इज है, सिर्फ और सिर्फ इशू ऑफ रिडम्पशन की एंट्रीज बची रहेंगी, मतलब इशू ऑफ डिबेंचर्स इन केस ऑफ रिडम्पशन, वो सारी एंट्रीज हम आज कवर करेंगे पॉसिबली, और नहीं हो पाएगा तो हम नेक्स्ट क्लास में उसको कवर कर देंगे। एग्जाम के पहले सारी चीजें मुझ पे छोड़ दो, सारी चीजें कवर हो ही जाएंगी। देन फॉरफीचर ऑफ शेयर की क्या होगी, इट अर्न, फॉरफीचर ऑफ शेयर का मतलब क्या है पहले तो ये जान लो। कभी भी आपने जितने भी आपके शेयर होल्डर है, जिसको भी आपने शेयर्स इशू किए हैं, उसने आपके पूरे अमाउंट नहीं पे किए। कॉलिनियर समझा था, कॉलिनियर में क्या था, अमाउंट पे नहीं हुआ है, या तो अलॉटमेंट का या फर्स्ट कॉल का या फाइनल कॉल का। बट यहाँ पर जब अलॉटमेंट वो नहीं पे करता है और उसके बाद सेकेंड कॉल के बाद, फाइनल कॉल के बाद भी अमाउंट नहीं मिला होता है, तो उस टाइम पे कंपनी क्या करती है, उसके शेयर को फोरफीट कर लेती है। जितना अमाउंट उसने पे किया है उसके उस अमाउंट को भी फोरफीट कर लेती है, और अपने शेयर्स को भी क्या कर देती है, जब्त कर लेती है, कि अब उसका पैसा जितना रिसीव हुआ है वो भी हमारा है और शेयर्स भी हमारे हो गए। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या एंट्रीज पास की जाएगी, इट अर्न्स कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स ऑफ अनपेड देयर ड्यूज कॉल्स, मतलब यहाँ पर शेयर्स को कैंसिल कर दिया जाता है जो भी उसके ड्यूज बचे होते हैं अनपेड कॉल्स के, जिसपे उसने पैसे नहीं दिए हैं, उस वजह से उनके शेयर्स को कैंसिल कर दिया जाता है, जो भी हमने इशू किया उनको। द नोटिस मस्ट बी गिव, द नोटिस मस्ट गिव नॉट लेस देन 14 डेज, फॉरफीचर से पहले 14 डेज पहले उनको नोटिस दी जाती है। ठीक है, अगर फिर भी उन्होंने नहीं आपका पेमेंट किया, तभी कोई कंपनी क्या कर सकती है, शेयर्स को फोरफीट कर लेती है। From the date of service of the notice for the payment of the amount of the call, the notice must also state the consequences. नोटिस में ये सारी चीजें मेंशन होती है कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में। अगर आप पेमेंट नहीं करोगे, नॉट फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द नोटिस, इट जनरली स्टेट दैट द शेयर होल्डर फेल टू पे द अमाउंट विद इन अ टाइम विच द नोटिस मेंशन्ड, देन his share will be liable for forfeiture। मतलब यहाँ पर पहले 14 दिन पहले, 14 डेज पहले उनको ये नोटिस दे दी जाती है, और उसमें सारे कॉन्सिक्वेंसेस मेंशन रहता है कि अगर आप पेमेंट नहीं करोगे तो हम ये समझ जाएंगे कि आप उसकी पेमेंट नहीं करने वाले हो या फिर नहीं कर सकते हो, यू आर नॉट लाइबल टू पे, सो हम आपके शेयर्स को फोरफीट कर लेंगे। ठीक है, उनको पहले पूरी प्रॉपरली टाइमिंग दी जाती है, मौका दिया जाता है, फिर भी अगर पेमेंट नहीं हुए तो उस टाइम पे यहाँ पर कंपनी इज लाइबल टू फोरफीट देयर शेयर्स, उनके शेयर्स को कैंसिल करने के लिए लाइबल होते हैं। तो देखो बच्चे, शेयर फोरफीचर के टाइम पे भी एंट्रीज पास होती हैं। जब भी आप शेयर फोरफीट करोगे तो उस टाइम पे आपकी क्या एंट्रीज हो जाएंगी, फटाफट से बता दो। एंट्रीज आपकी जब भी फोरफीचर की एंट्री करते हो तो एक बात का ध्यान रखना, फोरफीचर की एंट्री पे हम लोग क्या लिखते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट।
देखो बच्चे सारी एंट्रीज मैं इसलिए बता रही हूँ ना कि एग्जाम में अगर आपको नहीं भी समझ में आए, क्वेश्चन कुछ भी समझ में आ रहा हो, उस टाइम पे आप ये एंट्रीज कर देना। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, जिसका पैसा आपको मिला हुआ है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। फिर देखो शेयर अलॉटमेंट लिखा, फिर आपका टू कॉल जिसपे आपको पैसे मिले, जिसपे पैसे नहीं मिले हैं, एप्लीकेशन का मिला था, अलॉटमेंट पे नहीं पे किया, कॉल पे नहीं पे किया, तो आपने यहाँ पर टू शेयर कॉल अकाउंट, देन यहाँ पे जो फोरफीट किया है टू फोर ये हो जाएगी आपकी एंट्री। अमाउंट कैसे लिखोगे, देखो यहां पर जो ये आपकी एंट्री पास हुई है अलॉटमेंट पे, यहां पर वो अमाउंट लिखा जाएगा, अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। यहाँ पे जो अमाउंट आपका अलॉटमेंट पे रिसीव नहीं हुआ है, यहाँ पर भी सेम वही चीज हो जाएगा, अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल, ठीक है। और यहाँ पर जो भी आपका अमाउंट रिसीव हुआ है, अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पे जो भी अमाउंट रिसीव हो चुका था, यहाँ पर हम ये उसका अमाउंट लिखेंगे, और बाकी जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स आपके यहाँ पे थे, ऑल टोटल अमाउंट आपका क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ शेयर फोरफीटेड इनटू कॉल्ड अप वैल्यू, नंबर ऑफ फोरफीटेड शेयर्स इनटू जितनी आपकी कॉल्ड अप वैल्यू है पर शेयर की वो। तो ये तो हो गई बच्चे आपके फोरफीचर के केस की एंट्री, जब भी शेयर फोरफीच होगा तो आपकी ये एंट्री कर दी जाएगी। अब बच्चे याद रखना, कुछ कंपनीज क्या करती है, शेयर फोरफीट करने के बाद दूसरे शेयर होल्डर्स को शेयर इशू कर देती है, ठीक है। कंपनी दूसरी बार शेयर इशू कर सकता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, री इशू ऑफ शेयर्स। फोरफीट किया, अब फोरफीचर के बाद आपकी री इशू आ जाती है, इट मींस सोल्ड द फोरफीटेड शेयर्स टू अनदर पर्सन और अनदर कंपनी, मतलब उनके शेयर्स को हमने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। अब उस बचे हुए शेयर को हम क्या करेंगे, किसी और को दोबारा से इशू कर देंगे, ठीक है, इसीलिए उसको री इशू कहा जाता है। री इशू कैन बी एट पार, एट प्रीमियम एंड एट डिस्काउंट, मतलब जैसे हम शेयर इशू कर रहे थे उस टाइम पे, जब हम शेयर्स को फर्स्ट टाइम इशू कर रहे थे तब भी हम क्या करते थे, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट इशू करते थे। तो री इशू करते वक्त भी हम शेयर्स को पार पे, प्रीमियम पे और डिस्काउंट पे री इशू कर सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम डिस्काउंट एक बात का याद रखना होता है री इशू में, स्टार मार्क कर लो, जो मैक्सिमम डिस्काउंट देते हैं शुड नॉट एक्सीड अमाउंट अवेलेबल इन शेयर फॉरफीचर अकाउंट। मतलब यहाँ पर जो हमने एंट्री की, तो यहाँ पर जितना पैसा हमें रिसीव्ड हुआ था, जो भी अमाउंट रिसीव्ड हुआ था आपके एप्लीकेशन में, यहाँ पे जितना अमाउंट रिसीव हुआ है उससे ज्यादा का हम री इशू के टाइम पे डिस्काउंट नहीं दे सकते हैं। मतलब कि जितना फॉरफीचर में रिसीव हुआ है सिर्फ उतना ही डिस्काउंट दे सकते हैं, उससे ज्यादा का डिस्काउंट नहीं। मान लो 2 रुपए एप्लीकेशन पे रिसीव हुए थे, तो 2 से ज्यादा हम डिस्काउंट नहीं दे सकते। 3 हुए होते एप्लीकेशन पे तो 3 ही दे सकते थे, उससे ज्यादा नहीं दे सकते, क्योंकि उससे ज्यादा अगर डिस्काउंट दिया जाएगा री इशू पे तो हम लोग लॉस में जाएंगे, मतलब कंपनी क्या है, लॉस में चली जाएगी, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका री इशू, और री इशू पे भी आपकी एंट्रीज हो जाएंगी। री इशू जब भी होगा तो क्या एंट्रीज हो जाएंगी फटाफट से, इफ द forfeited share are reissued at par, premium and discount, 3 केसेस होते हैं। देखो एक सेकेंड, रीइशू ऑफ शेयर्स, यही पे एंट्री पास करते हैं। जब भी आपकी शेयर्स रीइशू होती है तो उसमें भी 3 केसेस होते हैं, एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट, ठीक है। एट पार में देखें तो एट पार में क्या एंट्रीज हो जाती है बच्चे, जब भी शेयर्स इशू होते हैं पार पे तो उस टाइम पे सिंपल सी एंट्री आपने लिखी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्योंकि रीइशू की एंट्री है तो सिंपली हमें बस यही एंट्री पास करनी है। अब जब प्रीमियम पे करोगे तो प्रीमियम पे क्या हो जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट एक क्रेडिट हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, देन यहां पर एक्स्ट्रा एंट्री टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ओके, अब आते हैं हम लोग डिस्काउंट पे। तो डिस्काउंट पे बच्चे याद रखना, जब भी डिस्काउंट पे एंट्री पास करते हो, एक मिनट,
ये तो हो गई पार की, ये हो गई आपकी प्रीमियम की। और डिस्काउंट पे जब एंट्री पास करोगे तो डिस्काउंट में डेबिट होगा, ठीक है, लॉस है तो डेबिट होगा। तो यहाँ पर क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फोरफीटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बच्चे यहाँ पे शेयर फोरफीटेड लिखना है, ये बात का ध्यान रखना, ठीक है। जो भी आपका शेयर फोरफीचर हुआ है, फोरफीचर लिखते हैं ना, फोरफीटेड लिख रही हूं मैं, शेयर फोरफीचर अकाउंट। अब ये शेयर फोरफीचर जितना आपका शेयर वहां पर फोरफीट हुआ था उतना ही डिस्काउंट देना है, उससे ज्यादा तो एक्सीड कर नहीं सकते, इसीलिए यहाँ पर हम क्या डेबिट करेंगे, शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो ये तो हो गई बच्चे आपकी री इशू की एंट्री, जब भी पार पे होती है री इशू, प्रीमियम पे होती है और डिस्काउंट पे होती है, ठीक है। अब लास्ट वन आपकी आफ्टर री इशू ऑफ फोरफीटेड शेयर, जो भी आपका एक्सेस अमाउंट होता है कंपनी का, जब भी शेयर फोरफीट होगी तो जो क्रेडिट बैलेंस लेफ्ट होगा आपके शेयर फोरफीचर अकाउंट में, उसको हम लोग कैपिटल रिजर्व में क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। तो वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की क्या एंट्री हो जाएगी, शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट, शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ये आपकी हो जाएगी ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट बैलेंस। जो भी आपका ट्रांसफर होगा कैपिटल रिजर्व में, जो भी एक्सेस अमाउंट होगा जो ट्रांसफर किया जाएगा, कंपनी ट्रांसफर ऑफ गेन ऑन री इशू ऑफ कैपिटल रिजर्व। जब भी हम री इशू करते हैं, जो भी हमें एक्स्ट्रा गेन हुआ होता है उसको जब हम ट्रांसफर करते हैं कैपिटल रिजर्व में, तो हमारी लास्ट वन ये एंट्री हो जाएगी। बच्चे जितनी ओवरऑल आपकी एंट्रीज थी वो सारी एंट्रीज मैंने कवर कर दी है, क्योंकि ये जितनी भी एंट्री पास हुई है बेसिक टू आपकी री इशू, यही एंट्री, इसके बाहर की कोई एंट्री आपको शेयर्स में नहीं पढ़ना, सिर्फ इतनी ही एंट्रीज कवर करनी है। इसके बाद हमारा आता है एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। तो बच्चे एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो आपने अपने सेकेंड पार्ट में भी वो चीजें देखी होगी। तो एक्सट्रैक्ट बनाने के लिए पहले तो हमें क्या करना होता है, फॉर्मेट बनाना होता है। फटाक से एक बार हम लोग फॉर्मेट बना लेते हैं। देखो ये जो आपका शेयर फोरफीचर अकाउंट है, जो आपने यहाँ पे एंट्री पास की है शेयर फोरफीचर की, ये उसी के बेस पे आपकी एंट्री के बेस पे ही उसको आप शो करते हो अपने लेजर अकाउंट में। जैसे नॉर्मली आपने लेजर अकाउंट्स बनाया है, प्रिपेयर करना सीखा है, वैसे ही आप शेयर फोरफीचर अकाउंट बनाते हो, ठीक है। अब आते हैं एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट पे। तो हमने यहाँ पे एक्सट्रैक्ट बनाना है सबसे पहले, और उसके बाद ये भी देखना है कि आपका नोट टू अकाउंट कैसे मेंशन किया जाता है। बच्चे कभी भी आप शेयर फोरफीचर का कभी भी आप बैलेंस शीट बनाते हो तो याद रखना, जब भी कंपनी की बैलेंस शीट होती है वो आपके पार्टनरशिप फर्म की बैलेंस शीट से बहुत डिफरेंट होती है। यहाँ पर आपको एक साइड पे एसेट और एक साइड पे लायबिलिटीज नहीं दिखानी है, ये आपका वर्टिकल कॉलम में होता है। वर्टिकल कैसे रहेगा, ऊपर आपका एसेट, फिर ऊपर आपकी लायबिलिटीज रहेगी, फिर नीचे एसेट रहेगा, मतलब इस तरह से दिखाया जाएगा। तो यहाँ पर आपने पार्टिकुलर, ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाता है आपका नोट नंबर, फिर आ जाता है आपका प्रीवियस ईयर, ठीक है। यहाँ पे सारी चीजें इसी तरह से मेंशन की जाती हैं। आपका पहले पार्टिकुलर रहता है, फिर नोट नंबर रहता है, प्रीवियस ईयर और करंट ईयर। और फर्म में जब बनाते थे तो कैसे मेंशन करते थे, फर्म में हम लोग एसेट्स और लायबिलिटीज मेंशन कर देते थे, कंप्लीट हो जाती थी। तो हमने यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट तरीके से पार्टिकुलर्स, नोट नंबर, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, ठीक है। और अब यहाँ पे आते हैं हेड और सब हेड की बात करते हैं। तो सबसे पहले इसका मेन हेड क्या होता है, मेन हेड आपका इसमें आ जाता है इक्विटी और लायबिलिटी का। सबसे पहले हम यही शो करते हैं ना। और याद रखना बच्चे, एक्सट्रैक्ट लिखा है यहाँ पर, क्या लिखा है, एक्सट्रैक्ट। ये पूरी बैलेंस शीट का फॉर्मेट नहीं है, पूरी बैलेंस शीट हम लोग अपने पार्ट सेकंड के रिवीजन में देखेंगे। यहाँ पर कंपनी में सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या कर रहे होते हैं, उसका एक्सट्रैक्ट देख रहे होते हैं, ठीक है। मतलब एक पार्ट जो कि हम यूज करें शेयर इशू करते वक्त, तो सिर्फ शेयर कैपिटल को शो करने के लिए सिर्फ एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट पढ़ना है। और ये आपका 3 से 4 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है, पूछता है बच्चे, शेयर एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट बनाने को बोलता है। तो बच्चे प्लीज अच्छे से इसको पढ़ना, और ये क्वेश्चन आएगा 3 से 4 मार्क्स का, तो इसको छोड़ करके नहीं आना है। ये आपके गेनिंग पॉइंट्स हैं जहां पे आपको नंबर मिलते हैं। लायबिलिटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, ठीक है।
फर्स्ट ऑफ ऑल मेन हेडिंग लिख दिया आपने इक्विटी एंड लायबिलिटी। अब इसकी सब हेड आ जाती है यहाँ पर शेयर होल्डर्स फंड, ठीक है। अब इसमें भी एक आपका सब हेड आएगा जिसमें कि आप क्या शो करोगे, शेयर कैपिटल, और यहाँ पे शेयर कैपिटल का कैलकुलेशन करोगे आप अपने नोट टू अकाउंट में, और यहाँ पे उसका नोट नंबर लिखा जाएगा और यहाँ पे उसका बैलेंस मेंशन कर दोगे, ठीक है। अब ये बैलेंस कैलकुलेट करने के लिए याद रखना बच्चे, ये जो बैलेंस होगा ये बैलेंस आपका कहाँ पे कैलकुलेट होगा, तो ये बैलेंस आपका होगा नोट अकाउंट में, और ये हम प्रिपेयर करते हैं, ये रहा उसका आपका फॉर्मेट। नोट टू अकाउंट में हम लोग देखो यहाँ पे ये जो आपका फॉर्मेट है बहुत ही सिंपल सा फॉर्मेट है, ये चीजें बस याद कर लो एज इट इज, सिर्फ और सिर्फ जो आपका अमाउंट वहां पर मेंशन रहेगा उसे मेंशन करना है। और सबसे पहले यहाँ पे शेयर कैपिटल का कैलकुलेशन करना है। ऑथराइज कैपिटल लिखा तो ऑथराइज जितना भी कंपनी ने ऑथराइज किया है इक्विटी शेयर, जितने का भी आपका पर वैल्यू है उसको आपने मेंशन कर दिया। फिर जितना प्रेफरेंस शेयर है, जितने पे इशू हुआ है उसकी वैल्यू लिख दी। बस आपको देखो यहाँ पे डैश दिया हुआ है तो सिर्फ उसके अमाउंट को फिल करने के लिए, बाकी फॉर्मेट वही सेम आपको एग्जाम में करना है। आपने जितना आपका इक्विटी शेयर है ऑथराइज्ड उसको लिखा पर वैल्यू के साथ ईच, और प्रेफरेंस शेयर लिखा ऑफ 10 ईच, जितने का भी रहेगा उसको लिखा। फिर यहाँ पर हमने ऑल टोटल जितने इक्विटी प्लस प्रेफरेंस शेयर आपके इशू है उसको मेंशन कर दिया। देन इशूड कैपिटल, इशूड की बात करें तो जितने इक्विटी शेयर्स आपके इशू हुए हैं जितने पर वैल्यू पे उसको आपने मेंशन किया। फिर प्रेफरेंस शेयर जितने इशू हैं उतने, अब जिसमें अगर प्रेफरेंस नहीं दिया सिर्फ इक्विटी दिया तो सिर्फ इक्विटी शो कर दो, जरूरी नहीं कि प्रेफरेंस भी लिखना है, इक्विटी शेयर अब यहाँ पर लिखा। फिर आपका यहाँ पर ये अमाउंट आ जाएगा। फिर बात करते हैं सब्सक्राइब की, देखो सीक्वेंस में ही जा रहा है, पहले ऑथराइज फिर इशूड फिर सब्सक्राइब। अब सब्सक्राइब में आपके दो कॉलम्स आ जाते हैं, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, एंड द सेकंड वन इज सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल में वो शेयर्स आ जाते हैं जिसपे पूरा पूरा पैसा मिला हुआ है, मतलब जितने सब्सक्राइब हुए हैं उनको पूरा का पूरा अमाउंट पे कर दिया गया है, ये आपने यहाँ पे कैलकुलेट करके लिखा। फिर यहाँ पे सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, जितने सब्सक्राइब हुए उनको पूरी तरह पे नहीं किया गया, तो यहाँ पर आपने जितने भी शेयर्स है आपके जितने पे भी हैं उसको आपने लिखा, जितनी कॉल्ड अप वैल्यू है उसकी, उसके बाद फिर उसमें से लेस कॉल इन एरियर, वही तो हुआ ना यहाँ पे, कितने पेड अप नहीं होंगे, जितने पे पैसे नहीं मिले तो कॉल इन एरियर पे जो पैसे नहीं मिले उसको आपने वहां पर मेंशन कर दिया। फिर आपका आता है फॉरफिटेड शेयर अकाउंट, यहाँ पर आपने लेस किया, अब आपको ये मिल गया आपका फॉरफिटेड शेयर अकाउंट भी लेस करना है, कॉल इन एरियर लेस किया, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट जितने पे पैसे नहीं मिले हैं। फिर आपको ये लेस करने के बाद जो लास्ट अमाउंट आएगा आपका वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका शेयर कैपिटल, और ये शेयर कैपिटल का अमाउंट कहाँ मेंशन कर दोगे, यहाँ पर। तो ये तो प्रिपेयर हो गया आपका एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। बच्चे इसमें कुछ कैलकुलेशन नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ एज इट इज ये फॉर्मेट बनाना है और यहाँ पर ये वाला फॉर्मेट बनाकर कैलकुलेशन करके चीजें लिख देनी है। बच्चे ये जो क्वेश्चन होता है ना 3 से 4 मार्क्स का पूछता है, सिर्फ कॉपी और पेस्ट करना है। क्यों? क्योंकि वही अमाउंट जो क्वेश्चन में मेंशन है वो आप इस फॉर्मेट पे लिखते जाओ, पूरा का पूरा क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, 3 से 4 नंबर आपको ऐसे ही मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये वो शेयर्स का जो पूरा चैप्टर है वो आपका 15 to 16 मार्क्स आपका पूछता ही पूछता है। एक चैप्टर सोचो कितना इंपॉर्टेंट है, मतलब 15-16 नंबर तो यहीं से आ जाते हैं। तो आप मान लो प्रोराटा स्किप कर रहे हो, प्रोराटा में भी ओवर सब्सक्रिप्शन की एंट्री मत स्किप करना, क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन की एंट्री भर पास कर दोगे तो भी आपको 6 मार्क्स के क्वेश्चन में 2 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे, तो वो 2 मार्क्स उधर मिल गए। तो इस तरह से आप यहाँ से अपने 15 to 16 मार्क्स कवर कर सकते हो, क्योंकि आपका ये जो ऑल टोटल 15 to 16 मार्क्स शेयर से पूछता है ये आपको मिल सकता है, ठीक है बच्चे। तो आज की क्लास में हमने शेयर्स पूरी की तरह कंप्लीट कर लिया है। बात करते हैं डिबेंचर की, तो डिबेंचर में आपका जो 8 नंबर का क्वेश्चन आता है 6 to 8 मार्क्स का ही क्वेश्चन आता है आपका, और ऑल टोटल शेयर और डिबेंचर मिला के 24 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो वो जो 24 मार्क्स में से आपके 8 मार्क्स डिबेंचर के बचे हुए हैं उसको हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, और हाँ नेक्स्ट क्लास में हम पार्ट बी भी कवर करेंगे, पूरी तरह जितनी भी चीजें हैं उसमें ऑल टोटल उसे कवर करने के बाद डिबेंचर, उस डिबेंचर के साथ साथ डिबेंचर की जितनी भी एंट्रीज है रिडम्पशन वाली वो चीजें कवर करेंगे। और अच्छे से पढ़ाई करो बच्चे, अब टाइम नहीं है। आज की क्लास में हमने जो शेयर्स पूरी तरह रिवाइज किया है, जितनी भी चीजें बेसिक एंट्रीज रिवाइज की हैं, छोटे छोटे जितने भी क्वेश्चन है अदर देन कैश के, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट के, प्लीज ये 2 टॉपिक के क्वेश्चन जरूर लगा लेना। अगर आप क्वेश्चन लगाओगे ना तो आपके एग्जाम में ये 2 क्वेश्चन तो पूछेंगे ही पूछेंगे, और ये पूरी गारंटी है। क्लियर है बच्चे? तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, अच्छे से पढ़ाई करते रहो और बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ने की जरूरत है। थैंक यू सो मच।